एन्यूरिज्म क्या होता है? तो एन्यूरिज्म कोई भी वेसल वॉल है, ये वेसल वॉल हमने ड्रॉ की, आर्टरी और वेन, जब ये इसमें कोई अबनॉर्मल बल्जिंग या डायलेटेशन अगर इसका हो जाता है, अबनॉर्मल बल्जिंग और डायलेटेशन ऑफ वेसल वॉल इज नोन एज एन्यूरिज्म। सो एन्यूरिज्म की डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, अबनॉर्मल बल्जिंग और डायलेटेशन और वीकनिंग ऑफ वेसल वॉल, जिसमें मोस्ट कॉमनली एन्यूरिज्म आर्टरीज में देखने को मिलता है। वेसल वॉल में भी हम बात करें तो कौन सी वेसल्स में? आर्टरियल वॉल में, क्योंकि वेन्स का एन्यूरिज्म बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। अब एन्यूरिज्म ये हो गया, ठीक है। अब आर्टरी की 3 लेयर होती हैं, आर्टरी की 3 लेयर होती है, कौन कौन सी? अगर हम बाहर से अंदर की तरफ, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल लेयर है, और इंटीमा जो कि एंडोथीलियल लेयर है। तो इंटीमा में तो एंडोथीलियम लाइनिंग होती है, जो कि एंडोथीलियम लाइनिंग होती है, मीडिया में स्मूथ मसल होती है, और एडवेंटिशिया में कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये 3 लेयर होती हैं। अब हम क्यों बात कर रहे हैं इन तीनों लेयर की? तो अगर एन्यूरिज्म इन तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करता है, यानी अगर ट्यूनिका, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया तीनों लेयर की थिनिंग हो जाती है, तीनों लेयर की थिनिंग हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू एन्यूरिज्म। और मान लो अगर इन तीनों में से किसी एक लेयर या फिर किसी की भी थिनिंग नहीं हो रही, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आर्टरी डायलेट हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म 2 टाइप के होते हैं इस प्रकार से, ट्रू एन्यूरिज्म एंड फॉल्स एन्यूरिज्म। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एन्यूरिज्म क्या हुआ? इट इन्वॉल्व्स all 3 layers of vessel, जबकि फॉल्स में ये सूडो एन्यूरिज्म होता है, यहां पे ड्यू टू जैसे एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमेटोमा, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमेटोमा। सपोज ये आर्टरी हमने बनाई, अब इस आर्टरी में यहां पे कोई डैमेज हुआ, यहां पे डैमेज हुआ, डैमेज हो गया, तो अब यहाँ पे एक हेमेटोमा जो बन जाएगा, उसकी वजह से भी ऐसे लगेगा कि आर्टरी डायलेट हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स एन्यूरिज्म। फॉल्स एन्यूरिज्म। अब एन्यूरिज्म किसी भी आर्टरी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि एब्डोमिन, एओर्टा को किया तो एओर्टिक एन्यूरिज्म, एओर्टिक एन्यूरिज्म। अगर सर्कल ऑफ विलिस की वेसल्स अफेक्ट हुए हैं, जो कि ब्रेन में होता है सर्कल ऑफ विलिस, अगर उसकी वेसल को अफेक्ट हुआ है तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म और ब्रेन एन्यूरिज्म और इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म। और मोस्ट कॉमन वेसल जो अफेक्ट होती है वो इंट्राक्रेनियल वेसल्स ही होती है एन्यूरिज्म में अफेक्ट। तो ये हमने देखा एन्यूरिज्म क्या होता है। अगर स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो 2 टाइप के एन्यूरिज्म और होते हैं, एक होता है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, और दूसरा है सेक्युलर, सेक्युलर एन्यूरिज्म। जो फ्यूसिफॉर्म में तो कैसी, देखो सेक्युलर में, पहले सेक्युलर पढ़ लेते हैं। सेक्युलर में सैक लाइक डायलेटेशन होता है या फिर स्फेरिकल डायलेटेशन। ये वेसल वॉल है और यहाँ पे एक ऐसा डायलेटेशन हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सेक्युलर या स्फेरिकल और सैक लाइक, सैक लाइक। और फ्यूसिफॉर्म में सिलेंड्रिकल डायलेटेशन होगा, सिलेंड्रिकल या सर्कमफ्रेंशियल। ये वेसल बनाई और ये डायलेटेशन, तो ऐसा कुछ बनेगा सर्कमफ्रेंशियल और फ्यूसिफॉर्म डायलेटेशन या एन्यूरिज्म। तो ये मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के हो गए। एक एन्यूरिज्म और होता है जो कि माइकोटिक एन्यूरिज्म, ये इटियोलॉजी के बेस पे, माइकोटिक एन्यूरिज्म और इन्फेक्टिव एन्यूरिज्म। अब माइकोटिक वर्ड यूजुअली फंगस के लिए होता है,
बट ये जो एन्यूरिज्म है मोस्टली फंगस से कम बट बैक्टीरिया से ज्यादा होता है, इसलिए इसको इन्फेक्टिव एन्यूरिज्म भी बोल सकते हैं। तो माइकोटिक एन्यूरिज्म के जो कोजेज हैं वो बैक्टीरिया लाइक स्टेफोरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, ये बैक्टीरिया हैं जो कि माइकोटिक एन्यूरिज्म कोज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक जनरल एन्यूरिज्म की डेफिनेशन देखी है और क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब एन्यूरिज्म जब भी बनते हैं तो ये क्यों इतने नुकसानदायक है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि ये एन्यूरिज्म रप्चर हो सकते हैं और वहां पे ब्लीड कर देंगे, तो इसीलिए हम सेरिब्रल एन्यूरिज्म पढ़ेंगे। अब तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्या है? सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म में जब एन्यूरिज्म बन जाता है इन इंट्राक्रेनियल वेसल्स या सर्कल ऑफ विलस, एन्यूरिज्म, और एन्यूरिज्म की डेफिनेशन है वीकनिंग और डायलेटेशन ऑफ वेसल्स ऑफ ब्रेन। तो इसको बोलते हैं हम इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, ब्रेन एन्यूरिज्म। और क्योंकि ब्रेन में जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो होता है सेक्युलर एन्यूरिज्म, जिसको बैरी एन्यूरिज्म भी बोला जाता है। तो आपको कोई पूछे बैरी एन्यूरिज्म इज लोकेटेड इन या फाउंड इन, तो ब्रेन में मोस्ट कॉमन साइट है बैरी एन्यूरिज्म, वहां मिलते हैं सर्कल ऑफ विलिस में। अब अगर साइट, मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो इस डायग्राम में देखो ये सर्कल ऑफ विलिस है, सर्कल ऑफ विलिस दिखाया गया है, हमने पढ़ा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो सर्कल ऑफ विलिस में डिफरेंट ये लोकेशन है सर्कल ऑफ विलिस में कहाँ पे, बट जो मोस्ट कॉमन साइट है सर्कल ऑफ विलिस में जहां बैरी एन्यूरिज्म देखने को मिलता है वो है जंक्शन ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी विद एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये वाला एन्यूरिज्म, जंक्शन ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी विद एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और वैसे कहीं भी बन सकता है बट ये मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है। एन्यूरिज्म अगर स्मॉल साइज का है तो वो अनडिटेक्टेड भी हो सकता है पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आ रहे, माइल्ड विजन चेंजेस कुछ आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्म भी होगा, तो थोड़े माइल्ड चेंजेस आ सकते हैं, विजुअल चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा नमनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है कभी कभार हल्का फुल्का, जो कि अननोटिस रहता है, पेशेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंटिनल हेडेक। जिसकी तरफ पेशेंट ध्यान नहीं देगा तो उसको बोलते हैं सेंटिनल हेडेक भी देखा जा सकता है अनरप्चर्ड में। तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म हमने क्या क्या पढ़ा है? मोस्ट कॉमन फॉर्म इज बैरी एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन क्या है? बैरी एन्यूरिज्म यानी सेक्युलर एन्यूरिज्म है, formed at junction of vessels in circle of Willis, but most common site is at junction of anterior communicating artery and anterior cerebral artery. रिस्क फैक्टर देखो, एग्जैक्ट कोज इसका नहीं पता है बट आपको एथेरोस्क्लेरोसिस याद रखना है। एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर माना जाता है एन्यूरिज्म के लिए। कंजेनाइटल डिफेक्ट, अगर वेसल वॉल में कोई डिफेक्ट है तो भी एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओल्ड एज, क्योंकि ओल्ड एज में आर्टरीज की जो वॉल है उनमें चेंजेस आ जाते हैं, इस वजह से भी एन्यूरिज्म हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म में इतने साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलते। हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रप्चर्ड एन्यूरिज्म के साइन सिम्टम, क्योंकि जब भी रप्चर हो गया एन्यूरिज्म तो क्या करेगा? सब एरेक्नोइड हेमरेज, SAH यानी सब एरेक्नोइड हेमरेज, और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। और जब हमने ये हेमरेज पढ़े थे तो हमने हेड इंजरी में जब हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि सब एरेक्नोइड हेमरेज कैन बी ट्रॉमेटिक और ड्यू टू रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है। तो सब एरेक्नोइड हेमरेज बहुत हार्मफुल है, बहुत ही नुकसानदायक है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, इंक्रीज आईसीपी, स्ट्रोक के चांसेस, क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो क्या क्या साइन है रप्चर्ड एन्यूरिज्म के? रप्चर्ड एन्यूरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंप्लेन होती है पेशेंट की, सडन सिवियर हेडेक होगा। मतलब पेशेंट की अगर हिस्ट्री लोगे तो एकदम ये हिस्ट्री आएगी कि इट इज
वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, ऐसा बोलेगा पेशेंट, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। इतना सीवियर हेडेक पेशेंट को होता है, ये सडन सीवियर हेडेक, और इसको हम बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक, क्योंकि सब एरेक्नोइड हेमरेज में जो देखा जाता है वो होता है थंडर क्लैप हेडेक ड्यू टू रप्चर ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो इसके अलावा चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे ही हेमरेज हुआ ब्रेन में चेंजेस आने लग जाएंगे, सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट में इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ऐसे चेंजेस आने लग जाएंगे पेशेंट में। तो इसके लिए मॉनिटर करना है। मेनिंजियल इरिटेशन में आपको नोट करना है न्यूक्ल रिजिडिटी, पेशेंट को पेन होगा, नेक स्टिफनेस होगी, यानी नेक स्टिफनेस, हेडेक होगा पेशेंट को, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, फोटोफोबिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मेनिंजियल इरिटेशन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग,